जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा। स्वागत है आपका स्ट्रेटजी विद रवि में। आज हम बात करेंगे बड़े ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है ज्वालामुखी, यानी कि अंग्रेजी में वॉल्केनो। उसके विषय में हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पे उत्पन्न होता है, क्या क्या इससे पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, क्या होता है लावा, क्या होता है मैग्मा, क्या होता है इसमें अंतर, कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन से उदाहरण है, कहाँ पे शंकु कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे काल्डेरा बनता है, कहाँ पे क्रेटर बनता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं। बहुत सारी जानकारी है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जानकारी जो आपको जानने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी कहते किसको हैं? देखिए ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी जो है, सबसे पहले तो जान लीजिए, ज्वालामुखी एक आकस्मिक संचलन का उदाहरण है। आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन का उदाहरण है ज्वालामुखी। मैंने भूकंप जब पढ़ाया था तो भूकंप में भी यही बताया था कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी और भूकंप दो ऐसे हैं जो आकस्मिक संचलन का उदाहरण है। दूसरा जो है, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल भी कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। क्या है क्या ज्वालामुखी? तो देखिए, ज्वालामुखी एक आकस्मिक भूसंचलन का उदाहरण है जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब किसी छिद्र या दरार के माध्यम से बहुत सारी गैसें या लावा या फिर चट्टानी टुकड़े जब पृथ्वी के बाहर आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। वो विस्फोटक भी हो सकते हैं, विस्फोट के तरीके से भी आ सकते हैं और आसानी से भी दरार या छिद्र के माध्यम से बाहर आ सकते हैं। जैसे हवाईयन तुल, ठीक उसमें विस्फोट नहीं होता है, पीलियन तुल में बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी और आराम से भी दोनों तरीके से पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ज्वालामुखी बेसिकली है क्या। देखिए, पृथ्वी का दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर जब हमने बताया था वो कैसा है, वो प्लास्टिक अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में। तो वो मैग्मा चैम्बर है, यानी कि यहाँ पे मैग्मा भारी मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब दरार या छिद्र के माध्यम से, ये मैग्मा एक किसी नली के द्वारा या मैग्मा सतह पे जब वो प्रकट हो जाए, किसके रूप में? लावा के रूप में। क्यों? क्योंकि जब तक पृथ्वी के सतह के अंदर रहेगा तब तक वो तो मैग्मा है, उसके बाद जैसे ही पृथ्वी के सतह के ऊपर आएगा तो वो लावा में बदल जाता है, उसको लावा बोलते हैं। तो मैग्मा के साथ में यानी कि लावा के साथ में बहुत सारी गैसें, बहुत सारी चट्टानी टुकड़े पृथ्वी पर हमको दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे चट्टानी टुकड़ों का अगर बात करें तो हमको बम, लैपली, ब्रेसिया या स्कोरिया आदि चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जैसे कि ये बड़े बड़े गोल आकार के जो हम देख रहे हैं इनको बम बोलते हैं, यानी कि जो सबसे बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बम बोलते हैं। और लैपली जो होती है ये मटर के दाने के आकार की लैपली होती है जो इसमें सबसे छोटी स्थलाकृति का निर्माण करती है। दूसरी जो चीज़ है वो ब्रेसिया है। जो चट्टानी टुकड़े ब्रेसिया हैं वो नुकीले, एक तरफ के नुकीले ऐसे चट्टानी टुकड़े पृथ्वी के बाहर आते हैं जिनको जो नुकीले होंगे उनको ब्रेसिया बोलते हैं। यानी कि सबसे बड़ा बम, फिर ब्रेसिया, फिर लैपली, ये क्रम भी पूछा जाता है। बम, लेपली, ब्रेसिया, इन सभी चीज़ों को मिला के उसको बोल देते हैं लुई आर्डेंट। क्या बोल देते हैं? लुई आर्डेंट। तो जैसे हम देख रहे हैं इस पाइप से जब मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है, तो इसको बोल देते हैं ग्रीवा या ग्रीवा नाल या नली बोल देते हैं, ज्वालामुखी नली। तो जब ये धरातल पे फैलता है तो कहीं पे पठार का निर्माण कर देता है तो कहीं पे पर्वत का निर्माण कर देता है। पठार का निर्माण कब होगा? जब लावा अत्यधिक तरल अवस्था में होगा तब पठार का निर्माण होगा। जब वह चिपचिपा गाढ़ा सा होगा तो वो किसका निर्माण करेगा? पर्वत का निर्माण करेगा। ज्वालामुखी जहाँ से मैग्मा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, जहाँ पे हमने क्या बताया? मेल्टम प्लूम, ठीक, जहाँ पे ये मैग्मा बाहर की ओर निकलता है या जहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं मैग्मा हर्थ या मैग्मा चूल्हा। तो मैग्मा हर्थ
या मैग्मा चूल्हा, यहीं पे इसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और जो ये दृढ़ भूखंड वाला भाग है इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो इतनी चीज़ें तो हमने देख ली, तो इनको क्रम में हम पढ़ते हैं। तो जैसे हमको बम मिले, लैपली मिली, ब्रेसिया मिली उनको, और इसमें ही बहुत सारी गैसें निकलती हैं बाहर, बहुत सारी गैसें। तो क्या निकले? चट्टानी टुकड़े, गैसें और लावा। तो अगर गैसों की बात करें तो डस्ट, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, उसके बाद में है सल्फर डाई ऑक्साइड, और नाइट्रोजन भी हमको देखने को मिल जाती है। अगर इसमें बात करें जलवाष्प की, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है 60 से 80%। तो आकस्मिक संचलन सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। होता क्या है हमने बताया, इसमें से डस्ट, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमको ऐसी गैसें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी है ये उत्पन्न कैसे होता है पृथ्वी पे, क्या कारण है इसके उत्पन्न होने के। तो हम देखते हैं ज्वालामुखी के जो कारण हैं वो कई प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर जो कारण की बात करें तो सबसे पहला इसमें विवर्तनिक कारण या विवर्तनिक घटनाएं हैं। हमने बताया था जो प्लेटों का अपसरण होता है या संरक्षण होता है, तो जब प्लेटों का अभिसरण होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट ए, प्लेट बी। मान लीजिए प्लेट ये महाद्वीपीय है, ये महासागरीय। मान लीजिए ये प्लेट भारी है, तो इस भारी प्लेट का क्षेपण होगा यहाँ पे, और ये प्लेट जो है यहाँ पे मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद में यहाँ पे इसको दरार मिलेगी, और जब मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी का उद्गार होगा। सबसे ज़्यादा अगर हमको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं तो वो किसमें देखने को मिलते हैं? अभिसारी क्षेत्र में, लगभग 66%। और इसी का उदाहरण जो है सबसे बढ़िया है पैसिफिक फायर ऑफ रिंग, प्रशांत अग्नि मेखला। यानी कि प्रशांत के चारों ओर का जो क्षेत्र है वहां पे हमको सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिसको अग्नि मेखला या अग्नि रिंग या पैसिफिक फायर ऑफ रिंग बोल देते हैं इसको। उसके बाद में दूसरा अगर जो कारण हम देखें तो दूसरा कारण तापमान। पता है पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान है, ठीक, और उस तापमान के चलते क्या होती, चट्टानें जो होती पिघल जाती हैं, और वो पिघलने के बाद में वो क्या होती हैं, दरारों या छिद्रों के माध्यम से वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं, जिनका टेम्परेचर जो है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। तापमान एक कारण होता है। उसके बाद में दबाव में कमी, तापमान में एक चीज़ और, जैसे पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो क्या होते हैं, उनके माध्यम से ये जो है पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होते हैं। फिर गैसों का होना, गैस भी दबाव डालती हैं, ठीक, और पृथ्वी के दबाव में कमी या चट्टानों के दबाव में। तो इतनी चीजें हैं, ये तो इनके हो गए कारण। उसके बाद देखते हैं जो ज्वालामुखी है ये दो तरीके से कार्य करता है, यानी कि इसके दो घटक हैं। दो घटक जो हैं
एक तो अंतर्वेधी और बहिर्वेधी। अंतर्वेधी और बहिर्वेधी। अंतर्वेधी में क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा क्या दरारों में जाके, मैग्मा जो है वो दरारों में जाके जम जाए तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अंतर्वेधी। यानी कि हमने बताया था जब चट्टान वाले उसमें बताया था वीडियो में कि मैग्मा क्या होता है, जब पृथ्वी के धरातल के नीचे जब जम जाता है तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो बेसिकली अंतर्वेधी चट्टानों में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे आपको पता होगा बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक आदि। ये सब हमने विस्तार से हमने इसको बताया है। तो ये चट्टानें हमको या ये स्थलाकृतियाँ हमको देखने को मिलती हैं। और ये स्थलाकृतियाँ कब, जब इन ऊपरी सतह का जब अपरदन हो जाएगा तब ये हमको ऊपर देखने को मिलती हैं। तो ऐसी चट्टानें, ऐसी जो ज्वालामुखी में देखने को मिलता है अंतर्वेधी में। उसके बाद में बहिर्वेधी को हमको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। तो बहिर्वेधी में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं इसके बारे में जानते हैं। तो अंतर्वेधी में, अंतर्वेधी हमने जाना, बहिर्वेधी, बहिर्वेधी में कौन कौन सी हमको स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। एक तो शंकु आधारित होती हैं, गर्त आधारित होती हैं, गर्त आधारित। देखिए गर्त में जैसे काल्डेरा है, क्रेटर है, नेस्टेड काल्डेरा है, मार है। शंकु में सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषित शंकु या अम्लीय। उसके बाद में हमको ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार, धुआंरे और गीजर, इनके सबके हम उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक को हम देखते हैं। ठीक, एक एक को देखने के लिए पहले हम उठाते हैं शंकु आधारित। शंकु आधारित बहिर्वेधी जो स्थलाकृतियां हैं उसमें हम ये देखिए लगभग मतलब 5 प्रकार की ये देखने को हमको मिलती हैं। तो इसमें होता क्या, पहली जो है, पहली जो आकृति बनेगी वो बनेगी सिंडर शंकु। क्या होता है सिंडर शंकु? सिंडर शंकु जो है इसमें लावा कम, लावा जो होता है वो कम और राख की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या होती है, ये कम ऊंचाई तक पहुंचती हैं। कम ऊंचाई तक इनकी ये जो ऊपर तक जाएंगी तो ये कम ऊंचाई तक बनेंगी स्थलाकृतियाँ। और जब कम ऊंचाई तक बनेंगी तो इसमें क्या होता है, अवतल ढाल देखने को मिलती है। ऐसी स्थलाकृतियाँ को क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु। यानी कि लावा उसमें बहुत कम हो, बहुत ही कम मात्रा में, राख की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और बहुत ही कम ऊंचाई पर अवतल ढाल का निर्माण करते हुए जो स्थलाकृति बने बहिर्वेधी, वो सिंडर शंकु है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मैक्सिको का जोरल्ला शंकु या सिंडर शंकु, मैक्सिको का जोरल्ला सिंडर शंकु। उसके बाद देखते हैं, एक हो गया सिंडर शंकु। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे में हम देखते हैं अम्लीय शंकु। अम्लीय शंकु में क्या होता है, जो सिलिका है उसकी मात्रा क्या होती, ज़्यादा होती। जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो लावा कैसा होगा, गाढ़ा होगा। और जब लावा गाढ़ा होगा तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। और जब काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई तक जाने के बाद में
सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो लावा गाढ़ा बनेगा, और जब गाढ़ा बनेगा तो काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। तो ऐसे जो स्थलाकृति बनेगी उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय शंकु। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली। उसके बाद में आता है क्षारीय शंकु। नंबर 3 पे है क्षारीय शंकु। क्षारीय शंकु बिल्कुल अम्लीय के उल्टा होगा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, सिलिका की मात्रा कम होगी, और अगर कम होगी तो ये कम गाढ़ा होगा। कम गाढ़ा यानी कि ये तरल पतला होगा, और जब पतला होगा तो कम ऊंचाई तक जाएगा, कम ऊंचाई तक जाएगा। तो ऐसी स्थलाकृतियाँ कौन सी बनेंगी, क्षारीय शंकु। इसका उदाहरण सबसे अच्छा देखने को मिलता है हवाई द्वीप का मोना लोआ। क्षारीय शंकु हो गया। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करेंगे मिश्रित शंकु की। मिश्रित शंकु में क्या है, मिश्रित शंकु में क्या होता है, जब लावा के साथ में अन्य पदार्थ अधिक मात्रा में बाहर आए तो ऐसी स्थलाकृतियाँ मिश्रित शंकु का निर्माण करेंगी। इसका जो उदाहरण है यूएसए में रेनियर देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं परिपोषित शंकु की। परिपोषित शंकु जो होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक ग्रीवा नली है, इसमें से लावा जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। उसके बाद में क्या हो, किसी दबाव के चलते ये किसी दूसरी जगह में किसी दूसरी नली के द्वारा धरातल पे ये लावा यहाँ पे प्रकट हो जाए, यानी कि एक मुख्य के साथ में एक सहायक उसकी नली बने जाके, तो उसको बोलते हैं परिपोषित शंकु। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण जो है यूएसए का शास्ता यूएसए का शास्ता। ये तो थे शंकु आधारित स्थलाकृतियाँ। उसके बाद में शंकु आधारित के बाद में गलत आधारित स्थलाकृतियाँ। इसमें हमको सबसे पहले देखने को मिलता है मार, क्रेटर, काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा। मार जो है, जब ज्वालामुखी, मान लीजिए ये वाला यहाँ से ज्वालामुखी, तो ये जो छिद्र होता है, यानी कि जो ऊपर का जो छिद्र है उसको बोलते हैं मार। वही जब मार जो है इस छिद्र के अपेक्षाकृत ये जब बड़ा हो जाए, या बड़ा छिद्र जो होगा उसको बोलते हैं क्रेटर, जहाँ से लावा का प्रवाह होता है। उसके बाद में ये जो क्रेटर है, क्रेटर से जो बड़ा छिद्र बनेगा जाके, जो क्रेटर से बहुत विशाल छिद्र बनेगा जाके, यानी कि जब वो बैठ जाए नीचे तो ऐसी एक झील की तरीके से बन जाता है, यानी कि ये एक झील तरीके से बन जाएगा, ये भी बड़ी झील के तरीके से बनेगा, तो उसको बोलते हैं काल्डेरा। और वहीं जब एक काल्डेरा, विस्तृत काल्डेरा के अंदर जब छोटे छोटे क्रेटर या काल्डेरा बन जाएं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड काल्डेरा। यानी कि सबसे छोटा, फिर क्रेटर उससे बड़ा, फिर क्रेटर से बड़ा काल्डेरा, और उससे बड़ा नेस्टेड काल्डेरा, जिसमें से छोटे छोटे क्रेटर या काल्डेरा हमको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आसो काल्डेरा जो जापान में है, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा हमको देखने को मिलता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत, जैसे ज्वालामुखी पर्वत में कोटोपैक्सी जैसे पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पठार की बात करें, ज्वालामुखी पठार की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्कन का पठार भारत में ही हमको देखने को मिल जाएगा। क्रेटर झील में भारत की एक झील जिसको लोनार झील बोलते हैं, इसका जो निर्माण है वो उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, इसलिए इसको क्रेटर झील के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि क्रेटर झील का निर्माण सिर्फ ज्वालामुखी से नहीं उल्कापिंड के गिरने से भी होता है। तो लोनार झील कहाँ पे है? एमपी में, यानी कि महाराष्ट्र में, सॉरी एमएच महाराष्ट्र में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद में धुआरों की बात करें, धुआरे का सबसे अच्छा उदाहरण जो हमको देखने को मिलता है वो कनाडा में 10,000 धुआरों की घाटी। अगर गीजर की बात करें या ग्लेशियर की बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये तो थे बाह्य स्थलाकृतियाँ। उसके बाद देखते हैं जो ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो दो तरीके से हैं। दो तरीके से जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं उनके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं। चलिए, दो प्रकार के देखिए, ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो दो तरीके से हैं। एक तो है उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। क्या होते हैं एक्टिव ज्वालामुखी, क्या होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्या होते हैं शांत ज्वालामुखी? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हमेशा क्या हो, लावा, गैस आदि हमेशा निकलते रहें। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? जिनमें काफी लंबे समय से उद्गार क्या है, नहीं हुआ है, लेकिन होने के पूरे चांसेज हैं। ठीक, ये कभी भी फट सकते हैं। तो ऐसे क्या हैं, डोरमेंट हैं या प्रसुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी कौन होते हैं? जो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, या जिनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे जो हैं वो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इनके उदाहरण अगर हम बात करें तो इनके उदाहरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्टिव में देखते हैं किलायू, जो कहाँ है, हवाई द्वीप पर। उसके बाद में हम देखते हैं अपने ही भारत में बैरन,
अपने ही भारत में बैरन जो है वो कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में कोटापैक्सी, कोटापैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। तो ये तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उसके बाद में अगर हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में एक तो चिंबाराजी, ये कहाँ है, ये है इक्वाडोर। फिर है नारकोंडम, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। प्रश्न काफी बनता है कि भारत में कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो एक तो बैरन है, दूसरा नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो प्रसुप्त है और बैरन जो है वो सक्रिय है। अगर जो शांत ज्वालामुखी की बात करें या मृत ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें पोपा जो म्यांमार में, और पोपा म्यांमार में, कोह सुल्तान देवबंद ईरान में, और एक और है एकांका गुआ, जो कहाँ है, एंडीज पर्वत पर साउथ अमेरिका में स्थित है। तो ये तो थे उद्गार की अवधि के आधार पे। उसके बाद एक और इसका विभाजन है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, उसमें बस पूछता है कौन सा विस्फोटक है, कौन सा शांत है। देखिए जो दूसरा विभाजन है वो है केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। तो इसमें जो पहला है वो है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, फिर है स्ट्राम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद जो है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद में जो है, उसके बाद में हम देखते हैं विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी, फिर जो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखिए इसमें सिर्फ पूछा क्या जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि सबसे शांत तरीके से किसमें विस्फोट होता है और सबसे विस्फोटक तरीके से कौन ज्वालामुखी जो है वो फटता है। तो सबसे जो घातक होता है, ये जो सबसे विस्फोटक होता है वो पीलियन तुल्य होता है, जैसे मोनालोवा, इसका उदाहरण है मोनालोवा। पीलियन तुल्य सबसे खतरनाक तरीके से, सबसे तेजी से विस्फोट करने वाला और सबसे कम विस्फोट करने वाला जो है वो हवाईयन तुल्य। कम विस्फोट हमको हवाईयन तुल्य में देखने को मिलता है और सर्वाधिक जो विस्फोट है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, पीलियन तुल्य में। तो ये तो थे केंद्रीय उद्भेदन के आधार पे हवाईयन तुल्य, स्ट्राम्बोलियन, वोल्केनियन, विसुवियन और पीलियन तुल्य मोनालोवा। अच्छा, इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं ज्वालामुखी के, तो एक हमने बताया था अभी परिप्रशांत। देखिए स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली, ध्यान आ गया, स्ट्राम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा क्या है, विस्फोट होता रहता है, इसलिए इसको स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।